जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही है कि हमने मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया है और इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम मुस्लिम लॉ की हर एक टर्मिनोलॉजीज़ के साथ साथ एक एक कंसेप्ट को समझते चल रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने इद्दत के टॉपिक को स्टार्ट किया था और लेक्चर लंबा होने की वजह से मैंने राइट्स एंड ड्यूटीज़ व्हेन ऑब्जर्विंग इद्दत ये यहाँ पर आपको छोड़ा था और आज मैं आपको वही करवाने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा क्या होगा, कुछ राइट एंड ड्यूटीज़ होती हैं जो कि ऑब्जर्व करनी होती हैं वुमेन को। वुमेन अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकती है और ड्यूटीज़ किसको एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, मैन को करनी पड़ती है जिस मैन ने डिवोर्स दिया है। ठीक है, तो आज हम वो कर रहे हैं। सबसे पहले कर लेते हैं, वाइफ हैज़ अ राइट। वाइफ का क्या है, राइट है, राइट टू मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं उसको, राइट टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इद्दत। यानी जिस टाइम पे वाइफ क्या कर रही है, इद्दत को एब्जॉर्व कर रही है, उसको मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, अपना खर्चा पानी लेने का अधिकार है। अगर ये वाइफ की ड्यूटी है तो अगर ये वाइफ का राइट है तो पति की क्या है, देना ये ड्यूटी है। ठीक है। सेकंड है, वाइफ कैन नॉट मैरी। वाइफ कैन नॉट मैरी अनदर पर्सन until completion ऑफ इद्दत। यानी जब तक को इद्दत का पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता, जो भी डिफाइन किया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अकॉर्डिंग बाय आइदर बाय डेथ और डिवोर्स। ठीक है, जब तक वो कवर नहीं हो जाता तब तक वाइफ की क्या ड्यूटी बनेगी कि वो क्या नहीं कर सकती, मैरी अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के साथ क्या नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती। और थर्ड आता है हमारा डेफर्ड डार। डेफर्ड डार, डेफर्ड डार हैज़ टू बी पेड टू द वाइफ। ठीक है, इफ प्रॉम्प्ट डार हैज़ नॉट बिन पेड, इट बिकम्स इमीडिएटली पेएबल। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये पॉइंट। जैसे आपको नहीं पता है तो डेफर्ड डार क्या होता है, प्रॉम्प्ट डार क्या होता है। मेहर की रकम होती है, मेहर को ही क्या बोलते हैं, डार बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, जो दो तरह का होता है, एक होता है प्रॉम्प्ट डार होता है और एक होता है डेफर्ड डार होता है। जो महिला को एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, जिस टाइम पर महिला की मैरिज होती है किसी भी मुस्लिम मेल के साथ, एक मुस्लिम मेल एक अमाउंट देता है या फिर कुछ पैसे देता है या फिर देने का वादा करता है, किसको, महिला को। और जिस टाइम पर मैरिज होती है उस टाइम पर दिया जाता है प्रॉम्प्ट डार। और जब अगर कभी भी फ्यूचर में उनकी मैरिज डिसॉल्व होती है, आइदर बाय डिवोर्स हो या फिर डेथ ऑफ हस्बैंड हो, तो उस बंदे द्वारा अगर डिवोर्स के द्वारा हो रही है तो वो खुद देगा। अदर डेथ के द्वारा हो रही है उस बंदे का, अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली क्या करती है, महिला को एक डेफर्ड डार पे करती है ताकि महिला का अपना खर्चा चल सके। और ये कोई कंसिडरेशन नहीं होती है। कंसिडरेशन का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन का मतलब ये होता है, अगर आप बदले में कुछ देते हो किसी को, अगर आप जैसे किसी दुकान से कुछ लेने जाते हो, सामान लेने जाते हो तो बदले में पैसे देते हो। अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है तो बदले में आपको कुछ सर्विस देता है, कोई चीज़ देता है, उसको बोलता है इन कंसिडरेशन गिव समथिंग इन कंसिडरेशन। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप शादी की एवज में उसको पैसे दे रहे हो, ये सिर्फ एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया जाता है महिला को। एक प्रॉम्प्ट डार दिया जाता है, अगर शादी हुई है शादी के दौरान ही दिया जाता है, उस टाइम पर ही जिस टाइम पर शादी होती है मेहर की रकम दी जाती है। एक दी जाती है डेफर डार, वो दी जाती है डिजोल्यूशन ऑफ दी मैरिज के टाइम पर। अब आते हैं अपने कंसेप्ट के साथ। डेफर डार हैज़ टू बी पेड टू दी वाइफ। अगर क्या हुआ है, अगर आप इद्दत पीरियड को एब्जॉर्व कर रही है महिला, तो उसका राइट बनता है डेफर डार लेने का अपना। डेफर डार लेने का अपना क्या बनता है, राइट बनता है। लेकिन कुछ टाइम पर क्या होता है,
प्रॉम्प्ट डार शादी के टाइम पर दे भी दिया जाता है और कई बार दिया नहीं जाता, वो सिर्फ वादा कर दिया जाता है कि भाई मैं तुझे अभी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जब पहला बच्चा होगा तब दे दूंगा, या फिर शादी के 1 साल बाद दे दूंगा, या फिर 6 महीने बाद दे दूंगा। तो ऐसा भी होता है, प्रॉम्प्ट डार नहीं दिया जाता कई बार शादी के टाइम पर। तो उस एवज में क्या होता है, इफ प्रॉम्प्ट डार हैज नॉट बीन पेड, अगर आपको प्रॉम्प्ट डार नहीं दिया गया था जिस टाइम पर आपकी शादी हुई थी, इट बिकम्स इमीडिएटली पेएबल, तो डेफर डार क्या बन जाता है, इमीडिएटली पेएबल बन जाता है। इमीडिएटली का मतलब क्या हुआ, वैसे तो क्या हो सकता है, डेफर डार हैज़ टू बी पेड टू दी वाइफ, अगर आज डिवोर्स दिया है वाइफ को तो ऐसा ज़रूरी है कि भाई आज ही उसको पैसे दे दे डेफर डार के नाम पर, जो मेहर की रकम है उसको अभी दे दे। तो उसको क्या दी जा सकती थी, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद भी दी जा सकती है डेफर डार की रकम। लेकिन एक बंदा है जिसने ना तो प्रॉम्प्ट डार दिया था, अब वो तलाक भी दे रहा है और वाइफ को इद्दत के पीरियड को भी ऑब्जर्व करना है, तो उस टाइम पर वाइफ उसको उसी टाइम पर मौके पर कह सकती है भाई पहले मेरा डेफर डार दो अब, क्योंकि अब ये इमीडिएटली पेएबल बन गया। ठीक है, अगर आपने प्रॉम्प्ट डार पहले दिया होता फिर ये इमीडिएटली पेएबल नहीं था, आप 2-3 दिन बाद दे सकते थे, लेकिन अब अगर आपने तो ना ही प्रॉम्प्ट डार दिया था और ना ही आप डेफर दे रहे हो, तो इस वजह से अब डेफर डार आपको इमीडिएटली ही देना पड़ेगा। अब हम थोड़ा एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर ही कवर हो जाएगा, जब मैं पॉइंट बना के ही लिख देता हूँ। फोर्थ, इन द इवन ऑफ डेथ ऑफ आइदर पार्टी, क्या, इन द इवन ऑफ डेथ ऑफ आइदर पार्टी बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत, अदर पार्टी is entitled to inherit if divorce has not become irrevocable before death of deceased। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये कंसेप्ट तब अप्लाई होता है कि कई बार क्या होता था, जब पहले के टाइम पे भी, अब भी हो जाता है कई बार, जब एक आदमी है वो क्या हो रहा है, एक रोगी है, यानी कहने का मतलब उसको एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता और वो मौत की बिल्कुल स्टेज पर आके पहुंच चुका है, अब उसकी डेथ होने ही वाली है। तो वो डेफर डार से बचने के लिए, ताकि वूमेन को डेफर डार ना पेना करे, डेफर डार उसको पेमेंट ना करना पड़े, यानी उसको मेहर की रकम ना देनी पड़े, तो वो क्या कर देते थे, इमीडिएटली वहीं पे है ना उसको, लेडीज़ को तलाक दे देते थे। अब तलाक देने के बाद क्या होता था, अगर वो बंदा मर गया, और तलाक भी अब 2 टाइप का होता था, एक इर्रेवोकेबल होता है, इर्रेवोकेबल होता है, एक इर्रेवोकेबल और एक रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल कौन सा होता है, जैसे कि तलाक उल बिद्दत था, 3 तलाक होता था, अगर एक बार दे दिया तो दे दिया, आप उसको दोबारा रेवोक नहीं कर सकते। अगर भाई चलो मेरे से गलती से दिया गया, मैं आप इसको तलाक को नहीं मानता, आप उसमें ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर आपने इर्रेवोकेबल तलाक दे दिया तो ऐसे टाइम पे क्या होता था, महिला को मेहर की रकम नहीं मिलती थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या कंसेप्ट है, इन द इवन ऑफ डेथ ऑफ आइदर पार्टी, अगर क्या हो जाता है, किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत, यानी एक महिला को तलाक दे दिया एक डिसीज्ड पर्सन ने, उसका पति था जो बीमार था, ये लिखा हुआ है डिसीज्ड, उसने क्या किया, तलाक दे दिया, और वो इद्दत पीरियड को एब्जॉर्व कर रही थी, लेकिन वो क्या कर जाती है, डेथ ऑफ आइदर पार्टी बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत, जो इद्दत पीरियड की लास्ट डेट थी उससे पहले क्या हो जाता है, किसी एक बंदे की डेथ हो जाती है, या तो पति की डेथ होगी या वाइफ की डेथ होगी। ठीक है, इसमें हम जनरली मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए हस्बैंड की डेथ हो गई है। ठीक है, अदर पार्टी इज एंटाइटल टू इनहेरिट, तो अदर पार्टी क्या हो जाती है, इनहेरिट करने के वो हो जाती है। इनहेरिट का मतलब होता है ज़मीन जायदाद में हिस्सा लेने के लिए एंटाइटल हो जाती है। तो अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, अदर पार्टी इज एंटाइटल टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर। ठीक है,
इफ़ डाइवोर्स हैज़ नॉट बिकम इररेवोकेबल, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन है डाइवोर्स इररेवोकेबल नहीं होना चाहिए, डाइवोर्स होना चाहिए था रेवोकेबल। अगर वो 3 तलाक वाला मैटर है तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा लड़की को, ठीक है। लेकिन अगर तलाक उल सुन्नत दिया गया है तो उसमें लड़की को ज़रूर मिलता है, वो इनहेरिट करने के काबिल हो जाती है, ठीक है। इफ़ डाइवोर्स हैज़ नॉट बिकम्स इररेवोकेबल बिफोर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड, और ये इररेवोकेबल कब होना चाहिए, बिफोर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड, वो जो आदमी मरा है उसके मरने से पहले ही आपका डाइवोर्स किस तरीका का होना चाहिए, इररेवोकेबल होना चाहिए। यानी वो अगर चाहे भी तो, जिंदा हो उस टाइम चाहे भी तो, अगर आपको डाइवोर्स देने से जो डाइवोर्स दिया है उसको वापसी ना ले सके, इस कंडीशन के अंदर फॉल करते हैं तो क्या होगा, आप इनहेरिट करने के काबिल हो जाती हो। एक सेकंड और कंसेप्ट है इसके अंदर, इसके अंदर ही मैं लिख देता हूँ, इफ डाइवोर्स इज प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग death, illness and dies before completion of wife's iddat, then wife is entitled to inherit even if divorce has becomes irrevocable prior to his death unless it has been affected with her consent। अब इसमें और इसमें बिल्कुल मामूली सा ही फ़र्क है, दोनों देखने में आपको बिल्कुल सेम लगेंगे लेकिन इसमें बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है। जो ऊपर वाले में जो डिवोर्स दिया गया था वो डेथ से पहले दिया गया था, जिसमें हम मान सकते हैं कि डेथ के करीब 4-5 दिन पहले दिया गया हो, जिसमें पति के थोड़े से भी चांस थे बचने के। अगर वो चलो बचने के चांस नहीं से कम इतने चांस थे कि वो 5-7-10 दिन 15-20 या महीना 2 महीना जी सकता है, उस टाइम पर डिवोर्स दिया गया था, वो यहाँ पर कवर होगा। लेकिन अब ऐसे टाइम पर डिवोर्स दिया गया है, पति मरने ही वाला है, बिल्कुल मरने ही वाला है वो, और अब जाके कह रहा है वो भाई मैं तो तेरे को डिवोर्स देता हूँ। इफ़ डिवोर्स इज प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग डेथ इलनेस, यानी अब उसकी क्या है, डेथ इलनेस थी उसको, और अब वो बिल्कुल एंड डाइज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वाइफ इद्दत, और डेथ इलनेस के टाइम पर दे देता है डिवोर्स, और उस टाइम पर ही क्या जाता है, डाइज मर जाता है, किससे पहले, बिफोर कंप्लीशन ऑफ दी वाइफ इद्दत, और वाइफ के इद्दत पीरियड को कंप्लीशन करने से पहले ही मर जाता है। देन वाइफ इज एंटाइटल टू इनहेरिट, तो वाइफ क्या हो जाती है दोबारा से उसके जो इनहेरिटेंस करने के लिए, यानी कि उसकी जायदाद पे कब्जा लेने के लिए या फिर अपना हक लेने के लिए काबिल हो जाती है। इवन चाहे बेशक क्या हुआ हो, इफ डाइवोर्स हैज बिकम इररेवोकेबल पीरियड ऑफ हिज डेथ, चाहे बेशक उसने अब 3 तलाक भी क्यों ना दियो, ऊपर 3 तलाक कवर नहीं हो रहा था लेकिन नीचे 3 तलाक कवर हो रहा है। इवन इफ डाइवोर्स हैज बिकम इररेवोकेबल, बेशक वो इररेवोकेबल तलाक था यानी तलाक उल बिद्दत था, ठीक है, पीरियड ऑफ हिज डेथ अनलेस इट हैज बिन इफेक्टेड विद हर कंसेंट, जब तक कि उसकी लड़की के खुद के कंसेंट के साथ भी क्यों ना हुआ हो। अगर लड़की खुद भी कहती है ना आप चलो मेरे को डाइवोर्स दे दो और आपको डार नहीं देना पड़ेगा, जो डेफर डार है वो नहीं देना पड़ेगा, आप मेरे को डाइवोर्स दे दो 3 तलाक बोल लो और अपना पेंडा छुटाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपना इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल है, वो जब चाहे इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा जैसा कि हमने अपने कंसेप्ट में किया था, जो हमने इम्पेडिमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, इम्पेडिमेंट्स का कंसेप्ट यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। इम्पेडिमेंट्स के कंसेप्ट के अंदर हमने ये टॉपिक्स थे, एक एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स था, एक रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स था।
जो हमने 8th लेक्चर के अंदर किया था एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स को पूरा किया था। रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स को हमने कवर किया था 4 पॉइंट तक 9th लेक्चर के अंदर, ठीक है। और शायद 10th लेक्चर है ये, जो इसके अंदर हमने मैरिज, ये है मैरिज विद वुमेन अंडर गोइंग पीरियड ऑफ इद्दत, ये हमने इसमें कवर किया है। तो आप जो लेक्चर सीरीज है इसकी इम्पेडिमेंट्स की वो देख सकते हैं। और हमारी पूरी मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज 1 बाय 1 ये स्टार्टिंग से चली हुई है। और जैसा कि हमने आपको जिस टाइम पर हमने मुस्लिम लॉ को स्टार्ट किया था, मैंने आपको कंसेप्ट दिखाए थे, जो कंसेप्ट हम मुस्लिम लॉ के अंदर कवर करेंगे। वो हमने मैरिज, डार, डिवोर्स, गार्डियनशिप, गिफ्ट, मेंटेनेंस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, विल, इंटेस्टेट सक्सेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज और वक्फ बोर्ड, ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको भाई, ये चीज़ें हम करेंगे। और हमने मैरिज के टॉपिक को स्टार्ट किया था, और मैरिज के टॉपिक को भी हमने कई पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें कि हमारा इसेंशियल ऑफ द वैलिड मैरिज था, जिसमें फिजिकल और कंडीशन और सेरेमनी हम कवर कर चुके थे। आज हमारा इम्पेडिमेंट्स कवर हुआ है। इम्पेडिमेंट्स किस तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स। अगले लेक्चर में हम करेंगे वेरियस टाइप ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, या फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सॉरी, ये हम कर चुके थे थोड़ा, ये मैंने ओवरव्यू के साथ ही करवा दिया था नॉर्मली, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल और दोबारा करना है तो मैं आपको दोबारा भी करवा दूंगा, लेकिन ये नॉर्मली मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। और बीच में एक बार और रिवाइज करवा दूंगा। अगला करेंगे हम कंसेप्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सही, बातिल एंड फासिद मैरिज। और जब मैं ये कराऊंगा तो मैं तभी ही बता दूंगा इसको दोबारा एक बार से, और ये बता दूंगा पहले, और फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी इनके बता दूंगा। ये दोनों एक साथ कवर हो जाएगा हमारा सेकंड और फोर्थ पॉइंट। फिर उसके बाद करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ मुत्ता मैरिज, मुत्ता मैरिज का क्या कंसेप्ट है, और उसके बाद थोड़ा लीगल जजमेंट्स वगैरह करेंगे जो इनसे रिलेटेड है, जो हमारे मैरिज के कंसेप्ट से रिलेटेड जितनी भी जजमेंट्स है वो कवर करेंगे। और जजमेंट करने के बाद हमारा मैरिज का कंसेप्ट ख़त्म होगा। और मैरिज के कंसेप्ट ख़त्म होने के बाद हम अपना नेक्स्ट कोई भी टॉपिक उठाएंगे, या तो डाइवोर्स करेंगे या फिर डार करेंगे। इन दोनों में से एक टॉपिक जैसा भी होगा हम वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं आपको डेली करवाता हूँ, आपको उसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए। ये नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूँगा, और वो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और साथ में हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो हमने आईडी बनाई है उस पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम की आईडी में डीएम कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।